स्वागत है आप सभी लोगों का एक नया चैप्टर अभिप्रेरणा में। इसके पहले 9 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और आज आप हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं मोटिवेशन चैप्टर नंबर 10। बाल विकास मनोविज्ञान की श्रृंखला के तहत आप हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं और मेरा उद्देश्य है कि आपका नॉलेज बढ़ाना, साइकोलॉजी पेडागोजी से कोई भी प्रश्न आपका न छूटे। मोटिवेशन नाम से ही दिख रहा है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो पीछे से एक धक्का लगता है, पीछे से एक बल लगता है, उसे ही मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा एक जन्मजात सहज प्रत्यय, एक अदृश्य शक्ति है जिसका प्रत्यक्षीकरण तो संभव नहीं है, केवल उसके परिणामों को ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है। अभिप्रेरणा केवल एक भावात्मक क्रियात्मक अदृश्य शक्ति है। मैकडूगल ने 1908 ईस्वी में 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था और उन 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया कि व्यक्ति के मानव व्यवहार को ये निर्धारित करती हैं, जिनमें एक अभिप्रेरणा भी है। अभिप्रेरणा भावना प्रधान होता है। जैसे कि ड्रेवर ने कहा, अभिप्रेरणा एक भावनात्मक क्रियात्मक कारक है जो चेतन अथवा अचेतन ढंग से निर्धारित परिणाम अथवा लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को दिशा निर्देशित करने के लिए क्रियाशील होते हैं। वहीं गुड ने कहा, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी और उन 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों में आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि संवेग भी 14 होते हैं। हर मूल प्रवृत्ति के लिए एक संवेग भी बताया था उन्होंने। तो ये भी पॉइंट आप अपने ब्रेन में रखेंगे। वहीं हम अगर बात करें कि अभिप्रेरणा के कुछ मैंने बताए हैं कि ये सिद्धांत हैं जो ज़्यादातर पूछे गए हैं परीक्षाओं में। जैसे अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया, अभिप्रेरणा का प्रनोद न्यूनता का सिद्धांत सीएल हल ने दिया, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। वहीं अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन का है। आत्मसंकल्प का सिद्धांत डेसी और रेयान का है। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत स्टीवन कैरे का है। संज्ञानात्मक विचार वैषम्य सिद्धांत लियोन फेस्टिंगर का है। अभिप्रेरणा का दोहरा सिद्धांत फेडरिक हर्जबर्ग का है। अभिप्रेरणा का ईआरजी सिद्धांत क्लेटन एल्ड रफर का है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम का है। ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें आप जरूर नोट करें। और जो भी कुछ मैं बोलता हूं सब कुछ महत्वपूर्ण है, आपको नोट करना ही करना है। अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं आपको मैं बता देता हूं, जिसमें कि सबसे पहली विशेषता है अभिप्रेरणा में उद्देश्य निर्देशित रहता है। मोटिवेशन जब भी होगा तो उद्देश्य हमेशा पहले से ही कंफर्म होगा। अभिप्रेरणा एक व्यवहारिक क्रिया है। डेफिनेटली अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता के कारण होता है। अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार आवश्यकता के कारण मोटिवेशन मिलता है। अभिप्रेरणा में तत्परता या सक्रियता निहित होती है। अभिप्रेरणा एक जन्मजात प्रवृत्ति है। जन्मजात प्रवृत्ति से तात्पर्य यह है कि मोटिवेशन जन्म से मिलता है, इसे सीखा नहीं जा सकता पूरी तरह से, लेकिन ये जन्मजात प्रवृत्ति की शक्ति होती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। बिल्कुल, अभिप्रेरणा एक भावनात्मक इकाई है। अभिप्रेरणा एक प्रत्यक्ष शक्ति है। अभिप्रेरणा का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। अभिप्रेरणा का ज्ञान उसके परिणामों के निरीक्षण से संभव है। तो ये विशेषताएं हैं दोस्तों कुछ, इनको आप जरूर नोट करिएगा और इस पर एक दिमाग से अपने अध्ययन कर लीजिएगा प्रॉपर। आपको एग्जाम में कभी भी प्रश्न अगर इससे पूछा जाएगा तो आप इजीली हल कर लेंगे। और इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि सबसे पहले कि अभिप्रेरणा को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए 2 वर्ग हैं मुख्य रूप से। अगर मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो ये 2 तरह के वर्गों में मोटिवेशन को बांटा गया है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक अभिप्रेरणा में बालक स्वयं की आंतरिक शक्ति या अंतः प्रेरण के आधार पर कार्य करता है, जिसमें बालक को किसी बाह्य पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने सकारात्मक अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा या स्व अभिप्रेरण भी कहते हैं। इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, इसे स्व अभिप्रेरण भी कहते हैं। नकारात्मक की बात करते हैं। नकारात्मक अभिप्रेरणा में बालक अपनी स्वयं की आंतरिक शक्ति या स्वयं की अंतः चेतना के आधार पर काम नहीं करता है। क्यों?
उसे बाह्य पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बाह्य अभिप्रेरणा का भी नाम दिया कि ये बाह्य अभिप्रेरणा है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। सकारात्मक अभिप्रेरणा मन के अंदर से अंतः अभिप्रेरणा कही जाती है, जबकि ये बाह्य पुनर्बलन के कारण इसे बाह्य अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। तो ये तो दोनों की बात होगी। अब इसके बाद हम स्रोत और संघटक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा की अवधारणा स्पष्ट करते समय अभिप्रेरणा के संगठक या स्रोत, उनमें कौन कौन से अवयव हैं, स्पष्ट होता है। ये प्रमुख रूप से 4 अवयव देखने को अभिप्रेरणा में मिलते हैं। आवश्यकताएं, जिन्हें हम नीड्स कहते हैं, चालक या अंतर्नोद, जिसे हम ड्राइव्स कहते हैं, उद्दीपन प्रोत्साहन, जिसे हम इंसेंटिव्स कहते हैं, अभिप्रेरक या प्रेरक, जिसे हम या मोटिव्स कहते हैं। तो ये 4 स्रोत या संगठक हम ये कह सकते हैं, या अवयव कह सकते हैं। अभिप्रेरणा के ये 4 प्रमुख अवयव हैं। अब इनको हम इस एग्जाम्पल में सेट करते हैं। ये मैंने रे डायग्राम पहले से यहाँ बना दिया है। जैसे दैहिक कमी, मान लीजिए किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के अंदर दैहिक कमी शरीर में कोई कमी हो सकती है। ठीक है, शरीर में कोई कमी हो सकती है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, भूख मैंने मेंशन किया है, तो दैहिक कमी यानी शरीर को आवश्यकता हुई, सबसे पहला नीड हुई। किस चीज की नीड हुई? फिर उसके बाद आता है चालक, अंतर्नोद जिसे हम कहते हैं, भूख की नीड हुई। और उसके बाद आता है हमारा उद्दीपन, जिसे हम भोजन, या प्रोत्साहन, जिसे हमने भोजन कहा। और इसके बाद लक्ष्य का भाव, लक्ष्य के भाव में दैहिक की कमी और भूख, ये दोनों मिलकर लक्ष्य का भाव उत्पन्न करते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर दैहिक कमी थी, भूख लगी थी, तो भूख और दैहिक कमी दोनों मिलकर लक्ष्य का भाव उत्पन्न करते हैं, और जिसे हम अभिप्रेरक कह देते हैं कि ये मोटिव्स है हमारा। और उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता हमारा दैहिक कमी है। ये दैहिक बॉडी की ओर पूरी तरह से संकेत करता है, बॉडी की ओर इंडिकेट करेगा। भूख, जिसे हमने कहा या जिसे हमने चालक कहा था, चालक या अंतर्नोद क्या है? तो बालक की आवश्यकता पर आधारित प्रत्यय है। ये बालक की आवश्यकता पर आधारित प्रत्यय है। वहीं हमने थर्ड वन, जिसे हमने उद्दीपन या प्रोत्साहन कहा, तो जिस वस्तु से चालक की समाप्ति होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। जिस वस्तु से चालक की समाप्ति हो उसे उद्दीपन कहा जाता है। और उसके बाद लास्ट में जब आवश्यकता तथा चालक के साथ लक्ष्य का भाव सम्मिलित हो जाए तो उसे अभिप्रेरक कहा जाता है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहां से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर हम बात करें भारतीय मनोवैज्ञानिकों की, तो भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रमुख, वैसे मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, जिसमें 14 प्रकार के मूल संवेग भी शामिल होते हैं। और अब जैसे संतान कामना के लिए वात्सल्य होता है, हास के लिए आमोद होता है, शरणागति के लिए करुणा होती है, जिज्ञासा के लिए आश्चर्य होता है, आत्मगौरव के लिए आत्माभिमान होता है, संग्रहण के लिए अधिकार होता है, रचना धर्मिता के लिए कृति भाव होता है, पलायन के लिए भय होता है, युयुत्सा के लिए क्रोध होता है, दैन्य के लिए आत्महीनता होती है, निवृत्ति के लिए घृणा, और सामूहिकता के लिए एकाकीपन, भोजन तलाश के लिए भूख, और काम प्रवृत्ति के लिए कामुकता। तो इस प्रकार के ये संवेग देखने को मिलते हैं। लेकिन भारतीय मनोवैज्ञानिक केवल 2 संवेगों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जिसमें कि एक आता है हमारा रागात्मक संवेग और दूसरा आता है द्वेषात्मक संवेग। रागात्मक संवेग पॉजिटिव होता है, द्वेषात्मक संवेग नेगेटिव टाइप का होता है। रागात्मक संवेग में जैसे सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, मित्रता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया आदि। वही द्वेषात्मक संवेग की बात करें तो भय, घृणा, कायरता, क्रोध, ईर्ष्या, जलन इत्यादि, ये हमारे द्वेषात्मक संवेग में चले जाते हैं। तो ये भी यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो जो भी मैंने कुछ बोला है ना दोस्तों, सब इसको आप नोट कर लीजिएगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं, वरना फिर बाद में आप कहेंगे कि ये मिस हो गया। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कुछ प्रकार की अभिप्रेरणा की। तो देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है थॉमसन ने 2 प्रकार की बताया है कि 2 प्रकार से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें स्वाभाविक अभिप्रेरक होता है और दूसरा कृत्रिम होता है। स्वाभाविक वो होता है जो व्यक्ति के अंदर से निकलता है, इसे हम अंतः अभिप्रेरण भी कह सकते हैं। वहीं कृत्रिम वो होता है जो कि बाहर से कोई दिया जाता है, या बाहर से कोई एक बल या धक्का, जिसे हम बाह्य पुनर्बलन भी कह सकते हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार 2 प्रकार का होता है।
ये हमारा अर्जित और जन्मजात। अर्जित वो होता है जो बाहर से दिया जाता है या जो बाहर से सीख कर दिया जाता है, जैसे दंड और पुरस्कार, ये दोनों भी मोटिवेशन का काम करते हैं। तो ये बाह्य या हम अर्जित में कह सकते हैं। वहीं जन्मजात की अगर हम बात करें तो जो बाई बर्थ मिलते हैं हमें। इसके बाद गैरेट के अनुसार, ये पूछा गया प्रश्न है गैरेट के अनुसार, तो गैरेट ने कुल 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया है इसको, जिसमें जैविक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा। इस तरह से ये आपने देखा। अब इसके बाद हम अभिप्रेरणा का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। सिगमंड फ्रायड के द्वारा 2 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। वैसे मैकडूगल से ये बहुत प्रभावित थे और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, लेकिन इन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियां बताया, जिसमें सकारात्मक अभिप्रेरणा के लिए जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति नकारात्मक अभिप्रेरणा के लिए बताया। अभिप्रेरणा के 2 प्रमुख कारक इनके अकॉर्डिंग थे, जिसमें मूल प्रवृत्ति और अचेतन तत्व। इन्होंने अचेतन तत्व को बहुत ज्यादा प्रधानता दी है। चाहे अगर हम वहां बात करें जिसमें व्यक्तित्व के बारे में ये बता रहे थे, जिसमें ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात होती है वहां पे, और चाहे यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों जगह पर अचेतन मन को इन्होंने प्रमुखता दिया है। इसके बाद अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो इसके प्रवर्तक है 1954 में, और इन्होंने बताया कि मोटिवेशन हमेशा डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, यानी अस्तित्व के लिए कमी या आवश्यकता प्राणी की मांग को प्रेरित करते हैं। अब्राहम मैस्लो ने कुल 5 मांग बताई नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, जिसमें सबसे पहली निम्न मांग, जिसे जैविकी मांग कहा, इसके बाद सुरक्षा की मांग, इसके बाद सामाजिक और स्वसम्मान, और सबसे ऊपर टॉप पे रखा इन्होंने आत्मानुभूति। आत्मानुभूति, या इसे हम कहते हैं अप्रोक्षानुभूति, भी कई कई जगह पर किताबों में लिखा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अब्राहम मैस्लो का भी ये मांग का सिद्धांत था। इन्होंने बताया कि कमी या आवश्यकता ये व्यक्ति की नीड होती है, लेकिन सबसे बेसिक नीड ये होती है, सबसे टॉप लेवल पे जो जाती है आत्मानुभूति होती है। तो इस तरह से मोटिवेशन का जो ये चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी परिभाषाएं वगैरह जो मैंने बताई हैं, आप उनको सीख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, बैकअप ले लीजिएगा। दैट विल बी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।